गाते हैं ना? तो यहाँ नेताम में कौन कौन है? अच्छा, तो मैं आप लोगों के लिए एक गीत गा रहा हूं, ठीक है? ललित जी बेकाना ललित जी बेकाना हलपपुरी मारना जागा ये पेड़ी बात बिचर तनिया गेहा ये पेड़ी बात बिचर तनिया गेहा ललित जी बेकाना हलपपुरी मारना जागा ये पेड़ी बात बिचर तनिया गेहा। तो ये गोकुल गीत है कि मैं पूछ रहा हूं नेताम नया लोगों से कि मेरा ऐसा ऐसा नाम है और मेरा ये गांव है। अब आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या विचार है? मेरे साथ जाओगे कि नहीं जाओगे? मामा के बेटे जाओगे, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, खड़ा बाबा लो प्रणाम, जिम्मेदारी न्याय सेवा जोहार, आप सब जन ला सेवा जोहार। जतिक हमार युवा साथी है, हमार लया साथी है, माता है, बहनी है, सब जन ला सेवा जोहार। आप सब जन बोलो तब तो पानी में सब सरदा गया वैसे लगाते हैं, अभी सरदाना नहीं है। आप सब जन ला सेवा जोहार और सम्मानित मंच ला सेवा जोहार। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे दीदी नेताम जी, जिला पंचायत सदस्य, कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे भैया दादा बुधराम साक्षी जी, और जिला में बहुत लंबा समय से देखा था, बहुत ऊर्जा के साथ ये मंच ला सजाया बा, हम सब जन नियंत्रित करे बा लगातार प्रयास करते, जेकर से हम सब जन प्रेरणा लेना चाहिए। आदरणीय जोहत नेताम जी ला बहुत बहुत सेवा जोहार। आर्थिक उम्र होने के बाद भी हमारे युवा मन से ज्यादा ऊर्जा होकर पास है। मैं सुबह से देख रहा था कि लगातार कोशिश करते कि ये कार्यक्रम कैसे अच्छा ढंग से निपटे, और यही आशीर्वाद, यही मार्गदर्शन सियान मन के होना चाहिए हमारे लड़का मन पर। जब तक हमारे सियान मन हमारा मार्गदर्शन नहीं दे, तब तक कोई भी कार्यक्रम बहुत अच्छा ढंग से संपन्न नहीं हो सके। वो युवा साथी मतलब मोर सेवा जोहार, जेमन जब पानी गिरत रही से तब बांस ला धर के कोच का झिल्ली ला, ये भी सेवा के काम है। वो मन का बहुत बहुत सेवा जोहार। और सेवा और जोहार के मतलब आप सब जन जाना था, मैं आज नहीं बताऊं। बहुत बहुत सेवा जोहार। हमारे ऐसे पुरोधा मन बैठे हैं, हमारे साहू समाज के सियान मतलब बहुत बहुत सेवा जोहार प्रणाम है कि वो मन हमारा अति बड़े कार्यक्रम में अपन गरिमामय उपस्थिति दे हैं। हमारे यादव समाज के हमारे सियान मतलब सेवा जोहार, हमारे केवल समाज के सियान मतलब सेवा जोहार, जेमन पुरखा के मेन नियम में जुड़ के नवा खाई त्योहार और गायता जोहारनी ठाकुर जोहारनी कार्यक्रम में अपन उपस्थिति प्रदान करें। आप सब जन बहुत बहुत सेवा जोहार। और ऐसे सियान मन पर एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। जब तक हम समाज में समन्वय और समरसता स्थापित नहीं कर दे, तब तक गांव के विकास और समाज के विकास नहीं कर सकते। बहुत बहुत सेवा जोहार हमारे दीदी यहाँ के सरपंच ला, जेकर सहयोग से अति बड़े कार्यक्रम हुआ थे। मुड़ा क्षेत्र के जितना भी हमारे ग्रामीण अध्यक्ष हैं, आप सब जन सेवा जोहार। माइक वाला संगवारी, टेंट वाला संगवारी और जतिक भी व्यवस्था में चाय पिलाने वाला संगवारी, सब जन सेवा जोहार है। इसमें सेवा जोहार है कि छोटे छोटे काम हम सब जन बहुत ईमानदारी पूर्वक करें और अति बड़े कार्यक्रम में सफल करें। तो एक आदमी अति बड़े कार्यक्रम में सफल नहीं कर सकता। संगवारी हो, हम सब जन जब नाचा होते ना, तो नाचा होते तो एकदम ध्यान से देखते ना। चिकन नोनी हो, तुम्हारे ब्याह हो तो का बचिला होते थे नवा खवा नहीं ले जिनका। बात यहीं से हम शुरू करते हैं कि जो नवा खानी का जो कार्यक्रम है वो आखिर हम करते क्यों हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब जल्दी उगने वाला, जल्दी पकने वाला जो फसल है जब तैयार होता है मरहान में, टिकरा में, तब उस धान को, उस अनाज को हम अपने पुरखे में अर्पण करते हैं और उसके बाद खाते हैं। उसके पीछे भी कारण है कि उस धान को हम क्यों खाते हैं, क्योंकि जो मरहान, जो टिकरा वाला धान है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे हमको ताकत मिलता है। दूसरा चीज,
कि हम जिस पत्ते में खाते हैं, कोरिया पत्ता, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। और आप यदि गोंडी जानते होंगे तो कोरिया पत्ता को कहते हैं पालोर, और पालोर बना है पाल से, और गोंडी में पाल का अर्थ होता है दूध। और हमारे यादव दादा इधर बैठे हैं, और इसलिए उनका नाम लेना बहुत जरूरी है कि यदि किसी ने गाय पाला होगा, किसी ने बैल को यदि पहले पाला होगा, तो हमारे पोपा लोग हैं। कौन है दादा इधर? है ना, ये जो हमारे यादव समाज के लोग हैं वो उस समय गाय पाले होंगे, और वही जो दूध कहां से मिलता है हमको? गाय से। और दूसरा जो दूध मिलता है प्रकृति के कोरिया पत्ते से, जिसके समन्वय से हमें नया एक ऊर्जा मिलता है और उसको हम ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या हम ऐसे ग्रहण करते हैं उसको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम उसको हमारे जो इष्ट देवी देवता है, हमारे जो पेन पुरखा है, उसमें अर्पित करते हैं, और उन पेन पुरखों को कहते हैं कि हम नया चावल खा रहे हैं, इससे हमको किसी तरह का बीमारी ना हो, दस्त ना हो, ऐसी बोलते हैं कैसे हम, और हम साल भर स्वस्थ रहें। इसलिए पहला जो अनाज है वो हमारे पेन पुरखों को अपने माई घर में अर्पित करते हैं, अपने पेन कोठार में अर्पित करते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, ताकि उनके प्रति भी जो आभार है हमारे मन में वह प्रकट हो सके। और जैसे अभी हमारी जो बहनें हैं ना इधर बहुत सारा बात कर रही हैं, तो हमारे बहनों को उनके मामा लोग ले जाते हैं नया खिलाने, ले जाते हैं। कैसे हम, कौन लोग ले जाते हैं? अभी भी ले जाते हैं। और हम अपने घर में जिनको नई दुल्हन बनाना है, उस नई दुल्हन को हम लाते हैं अपने घर में, और उनके हाथों से चावल बनाया जाता है, और वो पूरे घर के लोगों को टीका लेकर के प्रणाम करती है और वो प्रसाद को बांटती है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी नई दुल्हन बनने वाली है वो हमारे परिवार से परिचित हो, और हमारी जो माता है, हमारी जो दीदी हैं, ये लोग परिचय करवाते हैं कि ये तो देवर हो ही, ये तो जेठ हो ही, ये तो ससुर हो ही। कितनी बड़ी व्यवस्था है हमारी, इन व्यवस्थाओं को हम सबको जानने की आवश्यकता है। ये हमारा नया त्योहार है, जहां पर हम नई बहू को परिचय कराते हैं कि आपके घर में और कौन कौन लोग हैं, किनको क्या रिश्ता मानना है। उस दिन हम जो रिश्ता है, जो नाता है, उससे परिचित होते हैं। हमारी जो बहन आएगी या हमारी जो दुल्हन आएगी वो कैसे जानेगी? वो तो दूसरे घर की है कि किसको क्या मानना है। तो रिश्ते नातों को परिचय कराने का एक पर्व है। इतना बड़ा जो महान संस्कृति है, वो संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और उसी नया त्योहार के दूसरे दिन जो हमारा उच्च एक परंपरा है, जिसको आज हम यहाँ पर सामूहिक रूप से मना रहे हैं, वो परंपरा है गायता जोहरनी का। और गायता जोहरनी क्यों, इस बात को भी जानने की जरूरत है। तब जब हम संस्कृति की बात करते हैं, रीति नीति की बात करते हैं, उस रीति नीति पर तब चलेंगे जब हम उसकी उच्चता को जानेंगे, उसकी महानता को जानेंगे। तो जो गायता जोहरनी का जो हमारा पर्व है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि यदि ये गिधावा किसी हमारे भाई का गांव होगा, मरकाम का होगा गांव, वैसे कुछ है कि मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मरकाम का बुनियाद है। और बुनियाद के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो पहला व्यक्ति जिसने इस गांव को बसाया होगा, जो आज से 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी या 10 पीढ़ी पहले इस गांव में पहला व्यक्ति आए होंगे और इस मिट्टी का सेवा किए होंगे, उसको फलित दिया होगा, तब वो गांव के बसाए। और उस गांव के पहले व्यक्ति के वंशज को हम गायता मानते हैं। आज भी गायता होंगे, और उस गायता के घर, उस ठाकुर के घर हम जब जाते हैं नया खाने के बाद, और उनको प्रणाम करते हैं हम और आशीर्वाद देते हैं, और उनको कहते हैं कि गायता ठाकुर और जिम्मेदारी निभाया कि आपके आशीर्वाद से साल भर हम काम करके आज जिंदा बचे हैं। ये बड़ी बात है कि आपके आशीर्वाद से हम जिंदा बचे हैं और नया अनाज ग्रहण किए हैं, नया अनाज ग्रहण करने के लायक बचे हैं। इसलिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, आपको जुहार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ताकि आपका आशीर्वाद हमको आने वाले समय में भी प्राप्त हो और हम अच्छा से जीवन यापन करें। और इस गायता जोहरनी में कुछ उद्देश्य से भी हमको समझने की आवश्यकता है कि अभी मैंने कहा कि इस गांव में सिर्फ एक ही जाति के लोग नहीं है,
अलग अलग लोग हैं। 12 भाई बहनी बिरादरी की जो बात हम करते हैं वो सब 12 भाई बहनी बिरादरी के लोग इस गांव में होंगे। तो क्या अकेले के गांव है क्या? नहीं है। तो हमारा जो भी भूमिहार रहा होगा मरगांव, उन्होंने इस गांव को सजाने के लिए, इस गांव को विकसित करने के लिए अलग अलग कला को जानने वाले लोगों को इस गांव में दिखाया। जैसे मैंने अभी कहा कि हम माटी के पुजारी हैं, माटी का सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस माटी की सेवा करने के बाद भी ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जिससे हमारा जीवन आगे चलेगा। अभी हम साहू समाज के लोगों की बात करते हैं, है ना दादा? इधर कौन कौन है? मतलब उनको कहा जाता है तेली, लेकिन आजकल हम सब लोग सरमटे साहू बोलते हैं। क्यों लगे? तेली इसलिए कहा गया क्योंकि वो तेल निकालते हैं। और इनकी महानता को इस तरह समझना चाहिए कि तिली का बीज देखे, तिल का बीज देखे कि नहीं? वहां कोई सोच सकते थे क्या कि वहां से भी रस निकलेगा, वहां से तेल निकलेगा? इतने महान पुरखे हैं हमारे तेली लोग जिन्होंने उस तिली के बीज से तेल निकाला। तो ऐसे जानकार लोगों को भी हमारे पुरखों ने इस गांव में जगह दिया ताकि हमारा दिया जल सके, ताकि हमारा पेड़ पुरखे के जो आंगन है उसमें उजाला हो सके। ऐसे हमारे साथियों को इस गांव में बसाया गया। अभी हमने राउत के बारे में कहा कि राउत वो है जो कम से कम हमारे पेड़ पुरखे का अपना साफ सफाई करते हैं, हमको पानी पिलाते हैं और यहाँ तक कि वो हमको दूध भी पिलाते हैं। क्योंकि यदि कोई पशुपालन किया होगा पहले जमाने में, वो कौन थे? कोपा, बॉडी में कोपा कहा जाता है, और आजकल आप लोग उनको राउत कहते हैं। और ज्यादा सुधार के हम लोग तो यादव कहते हैं, सर बेटा, है ना दादा? तो वो कोपा है जो गाय के दूध और पशुपालन को सिखाया। ऐसे लोगों को हमने अपने गांव में बिठाया। बाजा बजाने को जानते थे क्या? नहीं ना। एक ऐसे हमारे भाई हैं जो बाजा बजाने में पारंगत है। ऐसे लोगों को भी यहाँ बसाया गया ताकि हमारे पेड़ पुरखों के जब सेवा अर्जी हो तो वो बाजा बजाया जा सके। हमारी मेन नियम में जो व्यवस्था चलता है उसमें बाजा बजा सके। लोहार को भी बसाया जाता है, भले इस गांव में नहीं है ना? लोहार भी है इस गांव में। कितनी बड़ी व्यवस्था है कि लोहा को आकार देने वाले यदि कोई है तो कौन है? लोहार है। कुदारी बनाना है तो कौन बनाएगा? वही लोहार बनाएगा। नांगर बनाना है तो कौन बनाएगा? वही लोहार बनाएगा। जो हमारे पास वो कला नहीं है वो लोहार भाई के पास है। उस लोहार को भी बड़े सम्मान के साथ इस गांव में जगह दिया गया। इतनी बड़ी व्यवस्था हमारी है जो बनवाना भूभाग की व्यवस्था है। भले आज अलग अलग हम जातियों में या जातियों के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हम सब लोग एक हैं। एक दूसरे के बिना हमारा कोई भी काम नहीं चलेगा। यदि तेल नहीं होगी इस गांव में, तेल कहां से लाएंगे? ला सकते हैं क्या? हमारे पास वो कला नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को जिस भी गांव में हम हैं, हर जाति हर वर्ग के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। लेकिन मैं और आप सब लोग आप देखते होंगे, पता नहीं वो कौन लोग हैं जो हमारे गांव की एकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं, हमको अलग अलग वर्ग में बांटने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमको समझना चाहिए कि जो लोग जिस जिस कला में पारंगत है उनकी आवश्यकता इस गांव में है। तब तो हमारा गांव सुंदर बनेगा। कि हम अकेले बना देंगे इस गांव को? अकेले बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। इसलिए जितने भी हमारे भाई बहनी बिरादरी के लोग हैं उनके साथ हम सबको बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही समन्वय के साथ रहने की आवश्यकता है। तब हम इस गांव को, समाज को सुंदर बना सकेंगे। हम अकेले ऐसा सुंदर गांव की कल्पना नहीं कर सकते। जब इस सारे जाति के लोगों की मैं बात कर रहा हूं तो सब लोग जाकर के गायकों को आभार व्यक्त करते हैं, जुहार करते हैं कि आपके कृपा से हम सब लोग आज नया हुए हैं। पुराने थे लेकिन नया अंग ग्रहण करके हम नया हो गए हैं और ये आपकी कृपा है। इसलिए आपको कह रहा हूं, आपको सेवा जुहार। ये है गायका जुहारनी। और आज हम क्षेत्र स्तर पर गायका जुहारनी का कार्यक्रम यहां कर रहे हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ी को बता सके कि वास्तव में गायका जुहारनी का कितना महत्व है। जब हम जानेंगे तब तो मानेंगे ना भाई, कि नहीं मानेंगे? क्यों कहेंगे भैया कि नाची देखना है? नाची देखना है क्या? नहीं ना। कितना दिन तक हम नाचेंगे? क्योंकि आप जो नाच रहे हैं उसका मतलब भी नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो गोंडी नृत्य है उसका अलग महत्व है, हमारा हुल्की का अलग महत्व है। आप लोग हुल्की बजाते हैं ना? हुल्की बजाते हैं कि नहीं बजाते? तो बजाना चाहिए, उस नाच को नाचना चाहिए, मांगरी नाचना चाहिए, रेला नाचना चाहिए, क्योंकि ये सामूहिक नृत्य है, अकेले नाचने वाला नहीं है।
और हमारा जो समाज है हमेशा से सामूहिकता को बल देता है, एकता को बल देता है। इसलिए हम सब लोग फुटहार के नाचते हैं कोई भी कार्यक्रम में, कि अकेले नाचते हैं श्याम, ये हमारी एकता का प्रतीक है। इसलिए उस नृत्य को भी समझ नहीं कर सकता है, उस गीत को भी समझ नहीं कर सकता है, जिसमें हमारे पुरखों का हजारों साल पहले का जो ज्ञान है वो छुपा हुआ है। जब आप मांदरी बजाए, हुल्की मांदरी बजाते हैं, हुल्की, तो आपका जो नस रक्त का जो संचार है ना वो बढ़ता है, क्योंकि आप हुल्की का बाड़ा को मारते हैं तो यहां लगता है, और उसके जमड़े को जब मारते हैं तो यहां लगता है, तो वो रक्त संचार का काम करता है। ऐसे खोज करने वाले हमारे पुरखे हैं, मिंगो पेन है, जिन्होंने इन हुल्की का सृजन किया है। तो ऐसे पेन पुरखों का भी आभार ऐसे कार्यक्रम में करना चाहिए कि आपके बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं, उससे हम हटेंगे नहीं। चाहे जितना भी इधर दिखावा वाला आडंबर वाला व्यवस्था आ जाए, हमको इधर हटना नहीं है। अपनी व्यवस्था को समझ नहीं कर सकता है, क्योंकि हम पुरखा को मानने वाले लोग हैं, भीतर मानने वाले लोग हैं। भीतर समझ रहे हैं ना, मतलब अपने दादा, अपने पिताजी, इनको मानने वाले लोग हैं ना, मतलब दादी के दादी के दादी के दादी के दादी के दादी के दादी को मानने वाले हम लोग हैं। उस दादी के नाती के नाती के नाती लोग हैं जो उस व्यवस्था को आज भी बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बरसते पानी में यदि आप मौजूद हैं तो ये आपकी महानताओं को, अपने समाज के प्रति समर्पण को दिखाता है। इसलिए एक बार जो चुपचाप खड़े हैं अपने लिए ताली बजा दीजिए, अपने लिए, क्योंकि ऐसा समर्पण इतने बरसते पानी में हमने आज तक नहीं देखा है। आप लोग इतने गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। साथियों, इस व्यवस्था को बचाने के लिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अपने गांव के आसपास जितने भी हमारे संसाधन है उसको बचाने की आवश्यकता है। हमारे जल जंगल जमीन को बचाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ गोंडों का या आदिवासियों का काम नहीं है। जितने लोग हम इस गांव में हैं, अपने पारंपरिक सीमा के जितने भी जल जंगल जमीन है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तब हम लेंगे कि हाँ, हम जिंदा रह पाएंगे। यदि हमारा जंगल नहीं बचेगा, यदि हमारा नदी नहीं बचेगा, तो क्या हम बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जल जंगल जमीन से ही हमारा पहचान है। यदि हम तेली की बात कर रहे हैं, दादा मैं आपको बार बार कह रहा हूं, तेली की बात कर रहे हैं, यदि महुआ नहीं बचेगा तो तेल निकलेगा कहां से? तेली का तेल निकलेगा क्या? हमारे पास भरी नहीं रहेगा तो तीली की कहां से उगाएंगे? हम नहीं उगा पाएंगे। इसलिए इन चीजों को बचाने की आवश्यकता है, देसी चीजों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। यदि जंगल रहेगा नहीं तो गाय पालेंगे कहां? हमारे यादव भाई लोग बैल चराएंगे कहां? हमारा रास्ता बचेगा क्या? नहीं बच पाएगा। इसलिए हम सबको एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहने की आवश्यकता है। और अभी हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, कुंवारे कितने लोग हैं इस मंच में? अरे बताओ भाई, बहुत सारे कुंवारे लोग हैं। यदि जंगल नहीं बचेगा तो आपका शादी नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब लोग जंगल को बचाइए, क्योंकि मुरा नहीं काट पाएंगे, है ना, खंबा नहीं मिल पाएगा, दारा नहीं मिल पाएगा, तो आपका शादी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकृति को आप बचाएं। इस मंच से आप संकल्प लेकर के जाएं। यदि हमारी पहचान बचाना है तो प्रकृति को हम बचाने का संकल्प ले रहे हैं इस मंच के माध्यम से, तब कहीं हम बचेंगे, नहीं तो हम बचने वाले नहीं हैं। आज यदि कोरोना आया तो गिधाड़ों के लोग नहीं मरे, एक भी आदमी नहीं मरे होंगे। कोई मरा? कोई नहीं मरे। इसलिए नहीं मरे क्योंकि हमारे पास जंगल था, हमारे पास ऑक्सीजन था। इस ऑक्सीजन के कारण हम जिंदा हैं। और जहां पर ऑक्सीजन की कमी थी वहां पर हजारों लोग कोरोना जैसे महामारी में मारे गए। तो जब हमारा जीवन इस प्रकृति से जुड़ा है तो उसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अभी छत्तीसगढ़ शासन ने हमारे लिए नियम बनाया, भारत सरकार ने एक कानून लाया जिसको हम कहते हैं वनाधिकार मान्यता कानून। उस वनाधिकार मान्यता कानून में हमारे जितने भी अधिकार हैं, हमारे पेड़ पुरखे हैं, हमारी रीति नीति है, उसको संरक्षित करने का बात लिखा गया है। इसलिए उस कानून का भी आप पालन कीजिए। अपने गांव का जो पारंपरिक सीमा है उसका आप सीमांकन कीजिए और उस पारंपरिक सीमा में जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों में अपना अधिकार आप जताइए। और शासन का दायित्व बनता है कि आपका जो भी अधिकार है उसको मान्यता वो देगी। लेकिन जब तक आप दावा नहीं करेंगे तब तक आप अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को बचा नहीं सकते।
मैं इसलिए बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जिस दिन प्रकृति बचेगा तब हमारी संस्कृति बचेगा, और जब संस्कृति बचेगा तो हम सारे लोग बचेंगे। इसलिए हमारा जो पहचान है वो प्रकृति से है। इसलिए जितना हो सके आप इस प्रकृति का रक्षा करने का प्रयास कीजिए। साथियों, एक चीज और है जिसको हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। खैर पन्नालाल भैया ने मेरी जो भी बात है उसको कह दी, दारू की बात मैं अब नहीं कहूंगा कि कहना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत विस्तार से कह दिया। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप इस मंच में आए तो आपने इस फूल से स्वागत किया ना? किया कि नहीं किया? किए ना? इस फूल के महत्व को आपको समझ में आ सकता है। हमारे जो लोग हैं, कलार लोग हैं, कलार है इधर, अब आप लोग नहीं बताया, मैं कलार जो हमारे दादा है ना उनके बारे में बात कर रहा हूं कि हमारा जो व्यवस्था है इस महोर के फूल से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस महोर के फूल के महत्व को समझने का सकता है कि कलार भी हमारे भाई हैं। हमने उस कला में निपुणता पाया, हम उस कला को अच्छे ढंग से कर पाए, इसलिए कलार हो गए। तेल निकालने अच्छे ढंग से जाने, इसलिए तेली हो गए। गाय का पालन अच्छा ढंग से हम कर पाए, इसलिए कोपा हो गए। लोहा का काम अच्छा करने जान गए, इसलिए हम लोहार हो गए। मिट्टी का काम अच्छा करने हम जान गए तो हम कुम्हार हो गए। लेकिन हम भाई एक ही हैं। उस कलार समाज के लिए बहुत जोरदार ताली होना चाहिए। आप सब लोग बिना जाने ताली बजा देते हैं, यही समस्या है हमारे भारत देश की, है ना? कि कोई भी नेता भाषण देता है तो आप ताली मार देते हैं। क्यों मारना चाहिए भाई? पहले कारण को समझने कर सकता है कि वो कलार हमारे जो पुरखे हैं वो कितने महान हैं कि जिन्होंने खोजा कि महुआ के फूल में इतना शक्ति है कि वो हमारे प्रेम पुरखों को तेज कर देते हैं, आदमी को भी तेज कर देते हैं ना। आदमी भी थोड़ा पी दिया तो चलो दिखावा मैं कौन होता हूं, देख मेरे बाबू, ऐसा तो बोलते हैं ना, तो तेज कर देते हैं। लेकिन ज्यादा यदि आप पी दिए तो आप सुरा हो जाते हैं ना। सुरा जी, सुरा बढ़िया, फिर आप कीचड़ में घोलते रहते हैं। तो इसका उपयोग भी हमको अच्छे से करना है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि विश्व का पहला फूल है और आखिरी फूल है जो फिर से अपने जवानी में आता है। आप लोग जब बूढ़े हो जाएंगे फिर से जवान होंगे क्या? नहीं हो सकता कोई भी, है ना। लेकिन महुआ के फूल को खोजने वाले कलार को हमको बार बार सेवा जवाब करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस महुआ के फूल को खोजा। कि ये बेकरी होने के बाद भी फिर मोतियाबिंद होती है। कैसे दादा? कि जब ये बेकरी हो जाता है गुलगुला पिचपिचा ना, और जब हम इसको पानी में डुबाते हैं तब कैसा होता है इसका रूप? फिर से अपने जवानी वाले रूप में आ जाता है। इतने महान फूल को खोजने वाले कलार जिनके रस को हम कहां डाल रहे हैं? अपने प्रेम पुरखों के सामने, ताकि उनमें ऊर्जा समाहित हो। लेकिन हमने क्या कर दिया? प्रेम पुरखे में कम और अपने तरफ ज्यादा। ये हमारा बुराई है। लेकिन जिनको शासन करना है उन्होंने क्या कहा कि महुआ का जो दारू है वो आदिवासियों की संस्कृति है। हमारी संस्कृति कभी भी महुआ का दारू नहीं रहा। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हमारा जो संस्कृति है महुआ का फूल और उसका पानी है, दारू हमारी संस्कृति कभी भी नहीं रहा। इस बात को हमको सुधार करने कर सकता है। लेकिन जो हमको तोड़ना चाह रहे हैं, जो हमको पीछे करना चाह रहे हैं, वो हमारे मन में भर रहे हैं कि आदिवासी संस्कृति कहां पर है? महुआ के दारू में। इस बात को भी समझने कर सकता है। और इस बात को इस तरह से समझने कर सकता है कि हमारे जो पुरखे हैं वो कितने वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा कि जिस दिन इसका सुगंध हमारे नाक तक जाएगा तो जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है, वो मर जाएगा। कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा कीटाणु? जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे आज हम इतने सारे लोग जमा हुए हैं और इतने सारे लोगों में कई प्रकार का बीमारी हो सकता है। हमारे नाक से जो निकल रहा है ना श्वास, और वो सांस कहां फैल रहा है? हमारे को। लेकिन जिस दिन महुआ के रस को हम तरफते हैं, उसका सुगंध हमारे नाक तक आ जाता है या वातावरण में फैलता है, तो जो बीमारी वाला कीटाणु है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कोरोना बीमारी जब आया तो आपने किसका प्रयोग किया? किसका? महुआ का
सैनिटाइजर बनाया आपने, तो हमारे कलार जो पुरखे हैं तो इतने महान रहे होंगे तो हजारों साल पहले इस नौहा का उपयोग उन्होंने करना हमको सिखाया, और जहां भी भीड़ भाड़ होगा वहां पर इसका सुगंध थोड़ा बहुत भी हमको मिलना चाहिए। इसलिए प्रेम पुरखे में जहां पर भीड़ भाड़ रहता है इस नौहा का उपयोग किए। लेकिन हमने क्या कर दिया, हम अपने ऊपर ज्यादा अर्पण कर दिए, इसलिए हमारा समाज आज लगभग बर्बाद होने जा रहा है। इसलिए जितने भी युवा साथी हैं, आप सबको समझने को सकता है कि जो दारू है वो हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। इसलिए आप लोग मत पीजिए, क्योंकि आप लोग मरेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी कहां जाएगा? हम आने वाली पीढ़ी के बारे में कल्पना कर पाएंगे क्या? क्योंकि आप तो 17 साल में दारू पी के मर जाएंगे ना, नहीं मरेंगे, क्योंकि दारू पीने के बाद आप घर में रहने वाला नहीं है। आपके बाप के द्वारा जो लिया गया मोटरसाइकिल है ना, उसमें 3 लोग बैठ के 90 की स्पीड में दौड़ने वाले लोग हैं, नहीं दौड़ेंगे। तो हमारी जो बहनें बोल रही है वो सही बोल रही है कि हमारा शादी नहीं होगा, हमारे बाप लोग तो नहीं मर जाएंगे ना। तो आपको दारू पी के मरना नहीं है, हमारे समाज को मजबूत बनाना है भाई। जो सियान लोग पी रहे हैं अलग बात है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब सियान लोग भी पिए, क्योंकि सियानी तब होगा जब आप अपने गरिमा में रहेंगे, जब अपने सीमा में रहेंगे, तब भी हम किसी भी सियान का सम्मान करेंगे। इसलिए यदि सियान लोग भी पी रहे होंगे तो थोड़ा सा उसमें कमी करने की आवश्यकता है, तब हमारे बच्चों के ऊपर हम नियंत्रण कर पाएंगे। इसलिए शराब वाली बात से आप थोड़ा सा दूर रहें, नहीं तो होगा ये कि जब आप भी किसी बच्चे के बाप होंगे और आपका बेटा 17 साल 15 साल या 18 साल में दारू पी के गली में घूमेगा, उस समय आपको कैसे लगेगा? उस बात को आज आपको एहसास करने का सकता है, ताकि आज आपके पिताजी को कोई डर ना हो कि मेरा बेटा दारू पी के उधर घूम रहा है करके। इस बात को हम युवाओं को समझने का सकता है। दारू पर नहीं बोलूंगा ऐसा बोल रहा था, फिर भी मैं बोल दिया पढ़ना भैया की बात को आगे बढ़ाते हुए। दूसरी बात, शिक्षा पर हम सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज हम शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कि जितने भी हमारे कॉलेज पढ़ने वाले साथी हैं, कितने लोग हैं इस भीड़ में? हजारों की भीड़ है, कितने लोग हैं कॉलेज पढ़ने वाले लोग, 12वीं पढ़ने वाले लोग? तो आप जितने भी हमारे साथी हैं, युवा साथी, अपने अपने गांव में बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि बिना शिक्षा के हमारा विकास नहीं हो सकेगा। क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमको ये पता नहीं होगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। दूसरी बात कि रोजगार की ओर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमने आज तक रोजगार की ओर ध्यान नहीं दिया। अंडा भुर्जी सब लोग खाते हैं, नहीं खाते? गिधाओं में भी खाते होंगे, बेला गांव में भी शाम को पढ़ते होंगे, लेकिन हमने करने का प्रयास किया क्या? नहीं किया। तो हमारे समाज के युवाओं को कम से कम रोजगार की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे हमारे युवा सरपंच लोग बैठे हैं, हमारे जनपद सदस्य साथी बैठे हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी युवा हैं उनको ठेकेदारी में भी आप जोड़िए, क्योंकि जितने भी ठेकेदार हैं वो सब बाहरी लोग हैं, उनको यहाँ के विकास से मतलब नहीं है। किसी को मतलब है क्या? नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि स्थानीय जो युवा है उनको 1 मीटर पुलिया बनाने का आप ठेका दीजिए, 10 मीटर सीसी रोड बनाने का आप ठेका दे दीजिए, ताकि हम ठेकेदारी में भी अपना हिस्सेदारी निभा सकें। क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान काम आज नहीं हुआ है, नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि धीरे धीरे आने वाली जो सरकारें हैं वो हमारे आरक्षण को खत्म करने वाली हैं। अभी पिछले वर्ग के हमारे साथी बैठे हैं, शायद उनको नहीं पता होगा कि पंचायतों में उनका आरक्षण खत्म हो गया, चुनाव में उनका आरक्षण खत्म हो गया, लेकिन हमने चिट वोट नहीं किया, हम किसी ने आवाज नहीं उठाया। आने वाले समय में नौकरियों में भी आरक्षण खत्म होने वाला है, इसलिए शासकीय नौकरियों में भी आप आरक्षण की जो बात है उसकी उम्मीद ना करें। अपना स्वयं का रोजगार आप तलाशें और किस तरह से हम आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाए, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पीछे के पीछे रहेंगे, फिर हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी बात कि जितनी भी माताएं हैं, आप अपनी संस्कृति को पकड़ करके रखिए, क्योंकि जो संस्कृति है वही हमारा पहचान है। यदि हमारी संस्कृति नहीं है तो हमारा अलग पहचान नहीं है। फिर से मैं हमारे जनपद सदस्य साथी की बात को दोहराना चाहूंगा कि हमारा पहचान अलग है, हमारा गीत अलग है, हमारा नृत्य अलग है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे माताओं से मेरा निवेदन कि आप अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से जानें, क्योंकि आप जब जानेंगे तो आपके साथ साथ
हमारा जो दो परिवार है वो हमारी संस्कृति को जानेगा। एक आपका मायका और दूसरा आपका ससुराल, तो दो जगह आप प्रभावित करेंगे। इसलिए माताओं को बहुत अच्छे से अपनी संस्कृति को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और यदि आप जान गए हैं तो आप अपनी बेटियों को बताएं, क्योंकि हम जानते हैं नेताम दीदी घर बैठी है ना नेताम दीदी, जब ये हमारे घर आएगी ना तो क्या लेके आएगी, इसका रस लेकर के आएगी कहां, और उस रस को हम तड़पेंगे कहां पर, माई घर में, जहां हमारे दादी के दादी लोग रहते हैं। और यदि वो नहीं जाए तब क्या होगा, एक आध बार ऐसा कोई लफड़ा हुआ कि नहीं दीदी, हुआ ना, क्योंकि हम जब थोड़ा सा भी रस नहीं ले जाते हैं अपने पिताजी के लिए, अपने दादा के लिए, तब उनकी जो बच्चे हैं ना उनके पेट में दर्द होता है, दस्त होता है कि नहीं होता है। क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि हमारे पुरखे मरते नहीं है कभी, आदिवासियों के पुरखे कभी मरते नहीं है, भले बाकी मरते होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदिवासियों के पुरखे जिस दिन मरते हैं उस दिन और ताकतवर हो जाते हैं और ज्ञानी हो जाते हैं। वो जानते हैं कि मेरी बेटी झोला में क्या लेके आई है। जब जिंदा रहते हैं झोला की बात को नहीं जानते, कैसे सियान वैसे है ना, लेकिन जब हमारे सियान मरते हैं और कुरान में उनको वापस लाते हैं डोगरा घर में, तब वो जानते हैं कि मेरी बेटी झोला में रखकर क्या लाई है। यदि झोला खाली है तब पेट दर्द शुरू हो जाता है ना, सिर दर्द चालू होता है। तो हमारे पुरखे इतने ज्ञानी लोग हैं, इसलिए आप कभी ठगेंगे नहीं अपने पुरखे को, पुरखे के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। ये हमारी जो संस्कृति है उसको आपको बचा करके रखने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है। और यदि हम नहीं समझेंगे तो हमारी संस्कृति बचने वाली नहीं है। और हमारी एक बात और मैं हर मंच में कहता हूं, अभी यूट्यूब में देखे होंगे आप लोग, उस बात को फिर से मैं कह रहा हूं उस मंच में, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं, जब थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो हम लोग अभी क्या कह रहे हैं कि बाप का जो हिस्सा है, बाप का जो संपत्ति है, उसमें हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग बताएंगे तब तो बोलूंगा आगे, चाहिए नहीं चाहिए? बड़ी बात है, जोरदार तालियां आपके लिए होना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा जो हिस्सा है, मेरी बहन का जो हिस्सा है, उसके मामा के घर में पहले से है, उनके बुआ के घर में पहले से है, इसलिए मैं अपने बाप के हिस्सा में दावेदारी नहीं करूंगी। ये गौड़ समाज में बेटी को हिस्सा देने का व्यवस्था नहीं है, इस बात को हम सबको जानना है। लेकिन कुछ लोग पढ़ लिख लिए हैं, है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं भी बाप की बेटी हूं, मेरे को भी हिस्सा चाहिए। तो कौन है बाप की बेटी में आएगा, कौन है ऊपर टपके है ना? ऐसे कोई है क्या कि बाहर से कोई टपका हुआ ऊपर से फक से गिर गया? ऐसा कोई नहीं है ना, सब बाप के ही बेटे हैं, सब बाप के ही बेटी हैं। लेकिन हमारे समाज ने व्यवस्था किया है कि पुरखा से चलने वाले जो मामा फूफू का लेन देन है वो हमारा मजबूत व्यवस्था है, क्योंकि फूफू अपने भतीजी के ऊपर पहला अधिकार जमाती है, मामा अपने भांची के ऊपर पहला अधिकार जमाते हैं, ये मोर भांची है, मैं इसको अपनी बहू बनाऊंगा। बुझने का आसान, वो इसलिए ऐसा होता है कि वो मेरी बेटी की बेटी है, इसलिए उसको मैं अपनी संपत्ति का अधिकार इधर देने वाले हैं। इसलिए हमारे में मामा फूफू का चलता है और उनका अधिकार अपने मामा फूफू में रहता है। ये हमारी व्यवस्था है। इसलिए इस बात को हम सबको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी दीदी लोग फूफू लोग झोंकते हैं, इधर चलता है ना सत्ता में। तो जब फूफू सत्ता लेती है तब क्या करती है, वो क्या करती है, पीछे पीछे ऐसे आती है ना, देखे कि नहीं देखे हैं ना, पीछे क्यों आती है? गायता ज्वारनी के अवसर में इस बात को भी हमको जानने का सकता है, तब तो हम संस्कृति की बात करेंगे। वो इसलिए पीछे आती है कि भतीजी मोर भांची, कि मैं आपको अपने घर की बहू नहीं बना सकी, उस संपत्ति का अधिकार आपको मैं नहीं दे सकी, इसलिए मैं पीछे हट रही हूं। अब आपके ऊपर मैं किसी तरह का कोई दावा नहीं करूंगी। इसलिए जब फूफू अपने भतीजी को बहू नहीं बना सकती, मतलब उसके बेटे उस जोड़ के नहीं रहते, तब वो फूफू अपना सत्ता लेकर के पीछे वापस आती है। इसलिए हमारे में मामा फूफू को पहले प्राथमिकता दिया जाता है, और नहीं बना पाए तो उनको सत्ता दिया जाता है, तब वो फूफू पीछे हटती है।
ये हमारी व्यवस्था है। इसलिए गौंड समाज में खास करके बेटियों को पिता का संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता। इस उच्च व्यवस्था को हमको समझने कर सकता है। उससे क्या है, हमारा समाज बराबर बना रहेगा। जिस दिन हम ये देना शुरू करेंगे तो आपके पास जमीन नहीं रहेगी तो आप देंगे कैसे, क्योंकि आपकी बेटी भी आपसे लेगी। इसलिए हमारी जो उच्च व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं को हम सबको समझने की आवश्यकता है, तब कहीं हम इस समाज को बचा पाएंगे और आगे ले जा पाएंगे। अपनी भाषा को बचाने की आवश्यकता है। नकेला नेतान जी अभी बोल रहे थे कि ये जाम पानी के लोग हैं और गोंडी में गीत गा रहे थे। तो हमारी भाषा क्या है, गोंडी है। मेरे क्षेत्र में जितने भी कलाकार लोग हैं वो लोग गोंडी बात करते हैं, हरा के जाए। तो गोंडी किसी एक जाति का बात नहीं है, वो समय का बात करने का भाषा था। लेकिन आज धीरे 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 हम भूलते जा रहे हैं। तो इस भाषा को जब हम बचाएंगे तब हमारी संस्कृति को हम बचा पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं वो किस पर है, भाषा पर है। और जब तक हम भाषा को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जो हमारे पुरखे अभी जिंदा हैं उनसे भाषा को सीखने की जरूरत है। ठाकुर जो आदमी में यदि हम आए हैं तो थोड़ा बहुत गोंडी भी आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं। आने वाले समय में गोंडी सीखने का प्रयास आपको आयोजित करने कर सकता है, क्योंकि हमारी भाषा में ही ज्ञान छुपा हुआ है। अलग अलग मंचों में हम इस भाषा के बारे में बात करते हैं। बहुत ज्यादा समय हो गया और आप सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना और बहुत सम्मान इस मंच के माध्यम से आप सबने दिया। बहुत बहुत सेवा, बहुत बहुत धन्यवाद आप।